जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं, और जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि इस क्लास को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में फिजिक्स में के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 अंक जरूर आएगा, 100% गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न कि सप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है कि सप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है हेनरी होता है। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है ना जी कि फैराडे मात्रक होता है। फैराडे किसका मात्रक होता है, यहाँ पे प्रतिघात का मात्रक नहीं होता है, प्रतिरोध का भी मात्रक नहीं होता और प्रेरकत्व का भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि फैराडे जो होता है ना विद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, फैराडे जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहिए, एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का दिया गया कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत होती है। यदि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो हमें जो आवश्यकता होगी उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। क्या उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा क्वेश्चन, तो आपको कभी भी इसको यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करना है। तो 4 नंबर का यहाँ पे है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जिसे कि हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, इसकी क्या होती है, मतलब द इम्पीडेंस ऑफ एन एल आर सर्किट इज। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है जिसे कि हम लोग जेड के द्वारा सूचित करते हैं। तो जेड बराबर में क्या होता है, यहाँ पे होता है जेड बराबर में आर के स्क्वायर प्लस ओमेगा के स्क्वायर एल के स्क्वायर। क्या ओमेगा के स्क्वायर एल के स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं आर के स्क्वायर प्लस में ओमेगा जो होता है ओमेगा एल के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, तो कभी भी इसको आपको यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास 5 नंबर का दिया गया है। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिघात, क्या प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस का, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिघात जो होता है ना हमारा, प्रतिघात का जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या प्रतिघात कहे या प्रतिबाधा कहे या प्रतिरोध कहे, सभी का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, सभी का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 6 नंबर का दिया गया है। तो छठा प्रश्न क्या करा है, तो छठा प्रश्न का सिंपल सा कहना है, कथन है। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे सीधा सा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। देखिए तप्त तार एमीटर जो होता है प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान को मापता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बोलिएगा कि भैया इंग्लिश मीडियम में नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे मार लीजिए ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है जिसे कि हम लोग RMS कहते हैं और वहाँ पे शॉर्ट में। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास 7 नंबर का दिया गया, क्या कहता है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को डायनेमो कहते हैं जिसे कि हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी मार लीजिएगा, डायनेमो हो जाएगा, जिसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया, तो 8वां प्रश्न दिया गया है ना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको बताना कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ध्वनि तरंगे जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउंड वेव्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर का, तो 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, तो 9वां प्रश्न का कहना है ना विनोद कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगा दीजिएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा विक्षेपित होते हैं। क्या सिर्फ विद्युत क्षेत्र के द्वारा, बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, बिल्कुल नहीं। और ए और बी दोनों, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सीधा सा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना वो किसी के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। क्या होती है, किसी के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त की विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश नहीं होता है। क्या आवेश नहीं होता है, इसलिए किसी के द्वारा विक्षेपित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बोलिएगा कि किताब में तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और इसीलिए तो हम सॉल्यूशन करवाते हैं। तो यहां से आप लोग कर लीजिएगा सही, नन ऑफ दीज। क्या, नन ऑफ दीज। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको लिए लेकर के आएंगे। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। ब्रदर जी देखिए, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम, देखिए सबसे कम के बारे में बात कर लिया गया है। तो हमारा बैगनी रंग का जो होता है सबसे कम होता है। क्या बैगनी रंग का जो होता है क्रांति कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। और वही बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई जो भी होंगे, मेरे प्यारे प्यारे बहने होंगे, वे आप मान लीजिएगा वायलेट कलर मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है जी कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। मतलब आप फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो सिंपल सा सीधा सा एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि P बराबर में क्या होता है 1/F होता है मेरे प्यारे बच्चों। और हमारा क्या 20 सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में बदलेंगे, मतलब 20 को भागा करेंगे 100 से, 1 0 कटेगा और यहाँ से 5 दूना यहाँ पे इतना हो जाए 0.2 मीटर आ जाएगा। तो 0.2 मीटर आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 अब बटा में यहाँ पे क्या कीजिएगा 0.2 कर दीजिएगा, एक दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10/2 हो गया। तब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5 पर में कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा डायोप्टर, 5 डायोप्टर। ठीक है, और इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिएगा, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग मार लीजिएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब क्या, टू करेक्ट मायोपिया, जैसे कि नियर साइटनेस द लेंस यूज इज। मतलब सिंपल सा सीधा सा आपको एक चीज समझना, आपको ट्रिक हमने बताया है कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट में कितना शब्दों की संख्या कितना है, निकट में शब्दों की संख्या 3 है ब्रदर जी। तो 3 में एगो कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कौन लेंस में 4 गो शब्द आता है, तो हमारा अवतल लेंस। क्या अवतल लेंस में 4 गो शब्द आता है, क्योंकि अ हो गया, 1 हो गया, व हो गया, 2 हो गया, तो हो गया, 3 हो गया और लो हो गया, 4 हो गया। मतलब अवतल लेंस में 4 गो शब्द आता है। सिंपल याद रखना है कि जो भी निकट रहे तो निकट में 3 गो शब्द है तो 3 + 1 4 शब्द वाला जो लेंस होगा वही सही आंसर। अब मान लीजिए कि किसी को दूर दृष्टि दोष रहता था, दूर में कितना शब्द है, दूर जो है ना इसमें 2 गो शब्द है और इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और 3 शब्द वाला कौन सा लेंस है, यहाँ पे उत्तल लेंस हो तो उत्तल लेंस हो जाता। लेकिन हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, 13 नंबर का प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा दिया जाता है। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है ना विनोद, काफ़ी आसान है। क्या कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? आपको पता नहीं होना चाहिए जी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो होती है दृश्य भाग में पड़ती है। तो हमारा वामर श्रेणी जो होती है दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम में 100% छापने वाला है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर तो मत कीजिएगा मेरे ब्रदर जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, तो यहां से क्या मार दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया? 14 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है जी। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 AMU बराबर होता है। तो 1 AMU बराबर याद रखेगा 1.6 × 10 के पावर -27 kg होता है। क्या होता है? 1.6 × 10 के पावर -27 kg। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब द एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि क्षय गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे कि हम लोग HZ के द्वारा सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, क्या ऑप्शन नंबर जो ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ना, तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसका दूसरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जहां भी आप कंफर्टेबल हैं ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, आपको PDF जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से डेली मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते हैं। तो इसी तरह से आप क्लास करना चाहते हैं ना, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यही तरह रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।